चलो स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? यस। ठीक है। चलो कल हमने देखा था, यहाँ पे हम डिस्क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे थे, है ना? डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखा था 3 तरीके से होता था। एक तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 क्लॉजेस प्रोवाइड करे हैं। फिर यहाँ पे जो आपका आरपीए 1951 के अंडर होता था, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर होता था। ठीक है, उसमें आपके कुछ यहाँ पे प्रोविजंस थे। जब यहाँ पे, और इन दोनों चीज़ों पे आपका डिस्क्वालीफाई कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट को आरपीए के अंडर, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे गड़बड़ी होती है आरपीए वाले क्लॉज के अंडर, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे ईसीआई की एडवाइस लेता है, उससे कंसल्ट करता है, तभी डिस्क्वालीफाई करता है। ठीक है, और अगर जो प्रेसिडेंट है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर यहाँ पे जो एमपी है उसको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे या तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, या अनसाउंड माइंड का है, या फिर वो यहाँ पे सिटीजन जो है नहीं रहा इंडिया का। अगर इन 3 क्लॉज पे अगर प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का अपना डिसीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे ईसीआई की कंसल्टेशन, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन नहीं चाहिए होगी। ठीक है, और ये आपका मेंशन है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 103 में। ठीक है, इतना याद है? यस मैम। ओके, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डबल मेंबरशिप के केस में क्या होता है। देखो, डबल मेंबरशिप का मतलब क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो आपका ये हो सकता है, देखो पहला केस तो आपका ये हो सकता है कि जो आपका एमपी है वो यहाँ पे राज्यसभा में भी इलेक्ट हो जाए और आपकी लोकसभा में भी इलेक्ट हो जाए, है ना? तो इस केस में क्या होगा, उसने उसने मान लो आपका क्या है, आप मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हो। अगर उसने यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा है, ठीक है, लोकसभा का, तो उसने क्या किया, उसे यहाँ पे जो राज्यसभा है वहाँ पे भी इलेक्ट हो गया और लोकसभा वहाँ पे भी इलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको अगर आप दोनों सदन में अगर आप इलेक्ट हो जाते हो तो क्या होता है कि आपको 10 दिन के अंदर बताना होता है कि आपको कौन कौन से सदन का पार्ट रहना है। ठीक है, अगर आप 10 दिन में नहीं बता पाते हो, अगर वो एमपी नहीं बता पाता है, वो अपना फेवरेट चुन नहीं पाता है अपना हाउस की, मुझे इसका पार्ट रहना है, तो क्या होता है कि वहाँ पे राज्यसभा की जो सीट होती है उस एमपी की, वो वेकेट हो जाती है, मतलब लोकसभा वाली बनी रहती है। तो ये तो पहली कंडीशन होती है डबल मेंबरशिप के केस में, जब यहाँ पे वैकेंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या होता है कि यहाँ पे जो एमपी है वो यहाँ पे दूसरे हाउस में भी इलेक्ट हो जाता है, मतलब पहले हाउस में मान लो आप पहले हाउस में यहाँ पे राज्यसभा में वो पहले से ही एमपी था। ठीक है, अब उसने यहाँ पे क्या किया, उसने इलेक्शंस लड़े लोकसभा के। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसने यहाँ पे लोकसभा की सीट भी जीत ली है। इस केस में क्या होगा कि इसकी जो पुरानी वाली सीट होगी, मतलब इसकी जो, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा की हो, वो पुरानी वाली जो सीट होगी, फर्स्ट सीट जो होगी, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वो यहाँ पे किसका मेंबर रह जाएगा, जो उसने नया जो उसने जीता है जिसका इलेक्शन। ठीक है, तो ये सेकंड केस है कि अगर वो पहले से ही एक का मेंबर है, दूसरे में वो इलेक्ट हो रहा है तब। ठीक है, अब देखो तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस ये बनता है कि यहाँ पे उसने 2 सीट जीत ली और दोनों सीट उसने मान लो यहाँ पे लोकसभा की जीत ली, सेम हाउस की जीत ली। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उसको एक ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे कोई सीट सेलेक्ट करो, आपने जिस भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने इलेक्शन लड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, रामपुर से लड़ा, और उसने यहाँ पे लड़ा मुरादाबाद से, अब दोनों सीट पे वो जीत गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ये बताना पड़ेगा कि उसको सीट कौन सी रिटेन करनी है, उसे रामपुर की सीट रिटेन करनी है या उसे मुरादाबाद की सीट जो है वो रिटेन करनी है। अगर वो यहाँ पे बताने से असफल रहता है, वो नहीं बता पाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे उसकी दोनों सीट, रामपुर और मुरादाबाद की दोनों सीट्स चली जाएंगी। ठीक है, ये कंडीशन समझ आई डबल मेंबरशिप के केस में कैसे वैकेंसी होती है एक सीट पर? यस मैम मैम। एक बार और बता यस दीजिए। मैम। अच्छा, देखो पहला केस मैंने यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे
वो नया नया इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। एक उसने इनडायरेक्ट इलेक्शंस लड़े राज्यसभा के, ठीक है, और दूसरा उसने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा यहाँ पे लोकसभा का। दोनों में जब वो इलेक्ट होके आ गया, ठीक है, दोनों में वो जीत गया मान लो, तो क्या होता है कि 10 दिन का समय दे उसे दिया जाएगा कि आप 10 दिन में आप अपनी फेवरेट सीट बता दो, आपको यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर रहना है या आपको लोकसभा का मेंबर रहना है। अगर वो 10 दिन में नहीं बता पाता है तो यहाँ पे जो उसकी राज्यसभा की सीट है वो चली जाती है, और वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किस किस सदन का मेंबर रह जाता है, लोकसभा का वो मेंबर यहाँ पे बन के रह जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस इसमें ये बनता है, एक ये बनता है कि पहले से भी तो हो सकता है वो किसी सदन का मेंबर हो, है ना। पहले से अगर वो किसी सदन का मेंबर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, राज्यसभा का अगर वो मेंबर है और फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ पे लोकसभा के चुनाव भी लड़ लिए, लोकसभा के जब उसने चुनाव लड़े और वो वहां से जीत गया, तो उसकी राज्यसभा की सीट का क्या होगा, तो उसकी राज्यसभा की जो सीट है वो चली जाएगी, ठीक है। मतलब उसका जो पहला हाउस Yes, की जो ma'am. सीट होगी वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और वो नए जिस सदन से लड़ा है वहां पे उसकी वो वैलिड रहेगी, ठीक है। अब तीसरा केस ये बनता है कि भाई उसने yes, लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां पे उसने दोनों केसेस में दोनों यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया कहाँ का, मैंने बताया कि जैसे उसने यहाँ पे रामपुर से लड़ा और यहाँ पे उसने मुरादाबाद से लड़ा। अब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत गया इलेक्शन, ठीक है, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जब वो एमपी बन गया तो अब क्या है, अब उसको बताना पड़ेगा, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा कि डिफॉल्ट में अगर आप नहीं बताते हो तो हम आपकी ये सीट रिजर्व कर देंगे। यहाँ पे उसको जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको रामपुर का एमपी बन के रहना है या आपको मुरादाबाद का एमपी बन के रहना है, ठीक है। अगर वो नहीं बता पाता है तो उसको क्या है, उसकी दोनों सीट चली जाएंगी, उसकी रामपुर से भी सीट चली जाएगी, उसकी मुरादाबाद से भी सीट चली जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा केस बनता है। तो ये डबल मेंबरशिप का केस था जिसमें वो एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही एमपी रह सकता है, तो एक आपको वेकेट करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि ये कैसे वेकेट करेंगे एक सीट, ठीक है। चलो Yes, अब ma'am. हम, हाँ, हमने देखा था कल डिस्क्वालिफिकेशन देखा था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और आरपीए के अंडर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कर रहा था। एक आरपीए के केस में यहाँ पे ईसीआई से कंसल्ट करके कर रहा था, और कॉन्स्टिट्यूशनल वाले प्रोविजन के अंडर प्रेसिडेंट खुद कर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे 10th शेड्यूल था, 10th शेड्यूल के अंडर यहाँ पे 10th शेड्यूल के अंडर यहाँ पे कौन डिस्क्वालीफाई करता है, यहाँ पे स्पीकर करता है डिस्क्वालीफाई, ठीक है। उसके पास पूरा डिस्क्रिशन होता है, वो चाहे डिस्क्वालीफाई करे या ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जो ऑटोनॉमी रहती है 10th शेड्यूल के अंडर यहाँ पे रहती है स्पीकर के पास, या फिर जो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब चेयरमैन के पास। मतलब मेरा है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा राज्यसभा का या फिर यहाँ पे लोकसभा का, उसके पास यहाँ पे 10th शेड्यूल में पावर रहेगी डिस्क्वालीफाई करने की उस एमपी को, और वो चाहे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं भी करे तो वो भी एक लूप होल रहता है, तो वहाँ उस केस में वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो एमपी है वो यहाँ पे रिजाइन कर दे किसको, अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। मतलब अगर वो लोकसभा का है एमपी तो वो यहाँ पे किसको रिजाइन करेगा, स्पीकर को रिजाइन करेगा। प्लस अगर यहाँ पे वो राज्यसभा का एमपी है तो वो किसको रिजाइन करेगा, वो यहाँ पे करेगा चेयरमैन को, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ऐसे करके ये रिजाइन करते हैं। अब देखो एब्सेंस के केस में कोई कुछ कह रहे हैं, देखो अब एब्सेंस के केस में क्या होता है, देखो आपने यहाँ पे जैसे अब कोई एमपी है, अब उसको आना है यहाँ पे, ठीक है, सेशन अटेंड करने के लिए, अब वो आता ही नहीं है। जैसे हमने हेमा मालिनी का देखा था लाइव एग्जांपल की, हेमा मालिनी जो थी वो बहुत दिन तक एब्सेंट रही थी, उसने अटेंड ही नहीं की थी सदन। तो उस केस में अगर आपका 60 दिन से ऊपर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, आपको कंपल्सरिवली यहाँ पे 60 दिन अगर अगर हो गया ऊपर, तो उस केस में आपकी जो सीट है भाई वो चली जाएगी, ठीक है, वेकेट हो जाएगी। ओके, अगर 60 दिन से ज़्यादा यहाँ पे वो जो एमपी है एब्सेंट रहा, ठीक है। और इसमें अब ये मत मानना कि भाई वो जो सेशन है वो यहाँ पे जो है प्रोरोग हो चुका है या एडजर्न है, जो जिस समय फंक्शन कर रहा है आपका हाउस उस समय का जो उसका टाइम है वो काउंट करा जाएगा, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना कि भाई रिसेस टाइम चल रहा है तो 60 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो फंक्शन कर रहा है नॉर्मल पीरियड में तब आपके 60 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब चलो
दूसरे केसेस जहाँ पे यहाँ पे हैं ये यहाँ पे जो होंगे आपके डिस्क्वालीफाई, ये होंगे देखो अगर आपका जो इलेक्शन है वो यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, जैसे वहाँ पे किसी ने बूथ कैप्चरिंग कर ली और कोर्ट ने कहा यहाँ पे कि भाई ये तो आपने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, तो उस केस में भी जो एमपी है वो इलेक्शन हार, मतलब वो यहाँ पे सीट उसे विकेट करनी पड़ेगी, वो सीट वॉइड हो जाएगी, इलेक्शन ही वॉइड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे अगर वो एक्सपेल हो जाता है हाउस से, ठीक है। तीसरा ये है कि यहाँ पे अगर वो बंदा जो है एमपी जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट पे इलेक्ट हो जाता है या फिर आपके गवर्नर पे इलेक्ट हो जाता है, तो उसको अपनी सीट यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ आ गया कैसे कैसे ये अपनी सीट छोड़ेंगे, कैसे कैसे वैकेंसीज बनेंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे हम देखते हैं कि ये देखो एक यहाँ पे राहत दी गई है, अगर आप आरपीए के अंडर, आरपीए 1951 के अंडर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, है ना, अगर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो इसके अंदर एक प्रोविजन है कि जो अगर जैसे आपका इलेक्शन आपका वॉइड हो गया है, ठीक है, उन्होंने कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि वैलिड ही नहीं है आपका इलेक्शन, तो जो यहाँ पे अग्रीव्ड इंसान होता है ना, जो यहाँ पे अग्रीव्ड है वो यहाँ पे अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, इस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कि भाई मुझे हाई कोर्ट ने तो मेरा यहाँ पे इलेक्शन ही खत्म कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी प्रोसीजर मेंशन नहीं किया हुआ है, उन्होंने टर्म्स 3 मेंशन कर रखी है, उसके बाद बस खत्म, पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो इतना याद रखना है, लेकिन आरपीए के अंडर यहाँ पे कोर्ट आपको अपील करने का एक प्रावधान है। ठीक है, अब देखो हम ओथ देखते हैं, ओथ हम देखते हैं तो ओथ के रिगार्डिंग देखो आर्टिकल 104 आपका रिलेटेड होता है। ओके, अब इसमें आपने सुना होगा कि जो एमपी है वो ओथ लेता है प्रोटेम स्पीकर के सामने, तो प्रोटेम स्पीकर के सामने वो नहीं, एक्चुअल में बात क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि उसको ओथ लेनी होगी प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, अब वो देखो यहाँ पे 550 लोगों का ओथ कराते कराते थक नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपॉइंट कर देगा एक प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है, कि भाई मेरे बिहाफ पे आप कराओ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, या तो प्रेसिडेंट कराएगा ओथ या वो एक बंदे को अपॉइंट करेगा जो सबकी यहाँ पे ओथ कंडक्ट करा देगा। ओथ कौन से शेड्यूल में मेंशनड है बताओ? थर्ड शेड्यूल में ओथ जो है वो मेंशनड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का यही काम होगा कि वो ओथ यहाँ पे एडमिनिस्टर कराएगा, प्लस यहाँ पे इनेबल कराएगा इलेक्शंस जो रहेंगे आपके, जो स्पीकर अब इलेक्ट होके आएगा ना उसका इलेक्शन ये करवाएगा। ठीक है, तो 2 काम रहते हैं यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर के। ठीक है, तो अब इसने देखो भाई सबने इसके सामने ओथ ले ली, अब लेकिन ओथ आपको लेनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ओथ नहीं लेते हो, अगर एमपी ओथ नहीं लेता है तो क्या होगा, यहाँ पे वो यहाँ पे वोट नहीं कर पाएगा, उसके साथ वो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बारी पूछते हैं कि क्या एमपी ने अभी तक ओथ नहीं ली है, ठीक है, तो क्या वो यहाँ पे वोट नहीं कर पाएगा और प्लस वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में कि भाई वोट नहीं कर पाएगा लेकिन वहाँ वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे वो ना वोट कर सकता है और ना वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग में। अगर इन केस वो वहाँ पे करता है तो यहाँ पे देखो कितनी हैवी पेनल्टी है, यहाँ पे 500 रुपये से देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया, ओथ वाला ये याद रखना, इसमें दोनों एक साथ रहेंगे, वोट और पार्टिसिपेशन दोनों। ओके, अब देखो सैलरी अलाउंसेस देखते हैं, सैलरी और अलाउंसेस आपके आर्टिकल 106 में दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सैलरी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वो उन्होंने बोला है कि आपका सैलरी कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, और पेंशन का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने यहाँ पे जो इनको पेंशन मिलती है, यहाँ पे एमपीज को जो पेंशन मिलती है वो यहाँ पे इस स्टैट्यूटरी एक्ट के अंडर मिलती है, मतलब एक यहाँ पे एक्ट है जिसे बोलते हैं हम सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954।
तो इसके अंडर इन लोगों को भाई पेंशन भी मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पीकर और आपका चेयरमैन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं इनकी जो यहाँ पे सैलरी कटेगी, जो इनको अलाउंसेस मिलेंगे, वो यहाँ पे चार्ज्ड अपॉन होंगे किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अच्छा, जब भी मैं यहाँ पे चार्ज, दो तरीके के यहाँ पे टर्म्स होते हैं, एक तो देखो यहाँ पे होता है चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखो चार्ज अपॉन का मतलब होता है आपका ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो कट जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा और यहाँ पे आपको वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप टॉपअप करते हो ना, आपने ऑटो उस पर आपने लगा दिया कि भाई मेरा वॉलेट में जैसे ही पैसे ख़त्म होंगे उसको आप ऑटो वो कर लेना, रिचार्ज कर लेना, है ना। तो ये ऑटो रिचार्ज की तरह होता है। जब आप बात करते हो यहाँ पे चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसका मतलब कि आपको यहाँ पे वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये कंपल्सिवली खर्चा है जो आपको देना ही पड़ेगा। फिर दूसरा जो होता है आपका मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो हम तब यूज़ करते हैं जब आपको पार्लियामेंट की वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब यहाँ पे आपको लोकसभा जो है वो वोट करेगी तब आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा नहीं। तो मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे सबकी सैलरीज है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या आपकी कोई भी आपकी जुडिशरी है, सबकी जो सैलरीज होती हैं उनके इंडिपेंडेंस के लिए क्या होता है, उनके लिए आप वोट करोगे कि उनको चार्ज करोगे, तो वहाँ पे उनका जो होता है चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। अब भाई वोटिंग पे अगर आप डाल दोगे तो फिर उनकी सैलरी तो डिले हो जाएगी ना, तो सैलरी मेजरली ज़्यादातर होती है चार्ज। ठीक है, इतना दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम स्पीकर की पावर्स को, ये क्या है, इसके पावर्स रहते हैं। देखो, स्पीकर जो आपका रहता है, सबसे पहली बात जो है यहाँ पे ये फाइनल इंटरप्रेटर रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हाउस में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को आपको इंटरप्रेट करना है कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इस क्लॉज का ये मतलब है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा स्पीकर, और राज्यसभा के केस में कौन रहेगा, चेयरमैन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं इंटरप्रेट करेगा, ये यहाँ पे जो रूल बुक है आपकी लोकसभा राज्यसभा की, मतलब स्पीकर के लिए ऑब्वियसली लोकसभा जो है, जो आपकी रूल बुक है प्रोसीजर की और कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, ठीक है, वो भी यहाँ पे इंटरप्रेट करेगा। प्लस यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडेंट्स हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडेंट्स मतलब कि जो कन्वेंशंस हैं जो नॉर्मली होते आए हैं, कन्वेंशंस का मतलब क्या है कि जो आपका चला आ रहा है, ठीक है, यूजुअली आप फॉलो कर रहे हो, लिखा हुआ कहीं नहीं है लेकिन आप एज अ प्रैक्टिस फॉलो करते हो, तो उन कन्वेंशंस को भी जब आपको करना है तो वो भी यहाँ पे इंटरप्रेट कौन करेगा, आपका करेगा ये स्पीकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वोटिंग की अगर हमने बात की, तो वोटिंग के केस में क्या होता है, यहाँ पे स्पीकर जो है उसका यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस पे वो वोट नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई बिल पास कर रही हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, या मैं फार्म बिल का एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, ये बिल अगर पास होने आया है सदन में, तो इसके ऊपर स्पीकर जो है वो यहाँ पे एज अ मेंबर वोट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 50-50 ड्रॉ हो गया, टाई हो गया दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कास्टिंग वोट डाल सकता है वो। ठीक है, स्पीकर के पास कौन सी वोटिंग पावर है, कास्टिंग वोट है। ठीक है, हम्म। अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पे, आपका जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है, इसे याद रखना, बहुत बारी पूछता है। यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल है आपका 108। ठीक है, अब यहाँ पे जब जॉइंट सिटिंग आपको बुलाई जाती है, जॉइंट सिटिंग जब डिसाइड करनी होती है, तो आपका यहाँ पे पावर किसके पास होती है, स्पीकर के पास। तो हमेशा जो स्पीकर रहेगा
जो आपका स्पीकर रहेगा वो आपका प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को, ठीक है। अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो कौन आपका जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है? डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन किसका? राज्यसभा का, ठीक है। यहाँ पे जो आपका चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसको स्किप करा जाता है, वो यहाँ पे प्रिसाइड नहीं कर सकता जॉइंट सिटिंग को, ठीक है। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं होता है, उसके बाद जैसे भी आपका हाउस डिसाइड करेगा वैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बारी कि जो आपका चेयरमैन है राज्यसभा का, वो जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड करता है, तो वो याद रखना कि वो कभी भी प्रिसाइड नहीं करेगा, ओके। चलो ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हाउस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। मिनिस्टर्स को क्या करना है, मान लो उनको यहाँ पे कुछ इमरजेंसी मीट करानी है, सीक्रेट मीटिंग करानी है, ठीक है। मान लो उनको लगानी है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, उनको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वो यहाँ पे स्पीकर को बोलेंगे कि आप सर बुला लो कुछ कुछ मेंबर्स को बुला लो और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है और ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आप जो यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस रहेगा, लीडर ऑफ हाउस यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है स्पीकर को, स्पीकर को रिक्वेस्ट करने पे यहाँ पे ये सीक्रेट सिटिंग जो है स्पीकर बुला सकता है। अब इसमें भी यहाँ पे जो स्पीकर रहेगा उसके पास पावर रहेगी, वो ही परमिट करेगा कि यहाँ पे कौन कौन आपका एमपी आएगा, इवन आपका स्ट्रेंजर भी आपका कौन आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसका डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी कि किसको इस सीक्रेट सिटिंग में अलाउ करेगा, किसको नहीं करेगा, ठीक है। तो सीक्रेट सिटिंग से कौन रिलेटेड है? आपका स्पीकर रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पे जो है आपका मनी बिल के केस में, यहाँ पे मनी बिल के केस में सबसे ज़्यादा पावर आपके पास स्पीकर के पास रहती है ना। तो स्पीकर जो है मनी बिल के केस में यहाँ पे पावर क्या रहती है इसमें, ये जो है ऑथराइज करता है। तो जैसे लोकसभा में हमेशा मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद जब ये यहाँ पे राज्यसभा में जाता है पास होने के लिए, तो उससे पहले राज्यसभा में जाने से पहले जो स्पीकर है वो यहाँ पे बताता है राज्यसभा को कि मैं भाई मनी बिल भेज रहा हूँ तुम्हारे पास होने के लिए। तो वो जो सर्टिफिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है, वो नाम लेके भेजते हैं, वो कौन करता है? स्पीकर। और ये क्वेश्चनेबल नहीं होता है, अगर यहाँ पे स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो ये मनी बिल है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल भी हो। अगर उसने ऑर्डिनरी बिल को भी मनी बिल यहाँ पे बोल दिया तो यहाँ पे पावर रहती है स्पीकर के पास, ठीक है। मनी बिल के केस में याद रखना यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होती है स्पीकर के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन तो हमने देखा था, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा था वो यहाँ पे कौन कर रहा था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे लोकसभा के केस में स्पीकर कर रहा था, और ये यहाँ पे सब्जेक्टेड है टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये कई कई जगह इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, ये किस किस कमिटीज का रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये जो आपका यूनियन है, इसका यहाँ पे जो चेयरमैन रहेगा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है ये बताओ? आज बच्चे हैं भी नहीं, ओनली 8 ऑफ अस, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का मतलब पता है? देखो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पहले से ही वो किसी ऑफिस में है, ठीक है। ऑफिस का वो एक ऑफिशियल है, ठीक है। उसके बाद भी वो यहाँ पे एक और ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया? Yes, ma'am. हम्म, देखो अब क्या है आपका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर आपका एक और है यहाँ पे, एक मिनट रुको।
ठीक है, तो देखो दूसरा वाला यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री, उसका भी यहाँ पे जो चेयरमैन रहता है कौन रहता है, स्पीकर रहता है। तो दो हमने बॉडीज देख ली, एक तो इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप वाला जो रहता है उसका चेयर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहेगा, जो आपका ये स्पीकर है। दूसरा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का चेयरमैन रहेगा। फिर प्लस यहाँ पे ये जो है ये अपॉइंट करता है कोई भी, अगर लोकसभा की कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, ठीक है, तो उसको जो चेयरमैन अपॉइंट होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, वो यहाँ पे स्पीकर अपॉइंट करेगा। ठीक है, आप लोग को डिस्टर्बेंस आ रहा होगा ना थोड़ा। इतना समझ आया? यहाँ पे कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी रहेगी, उसका स्पीकर कौन, उसका जो चेयरमैन रहेगा वो कौन अपॉइंट करेगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंस कैसे दी गई है, यहाँ पे इम्पार्शियलिटी यहाँ पे कैसे दी गई है, देखो यहाँ पे इसको सेफ्टी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करा गया है। सेफ्टी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि इसका जितना यहाँ पे लोकसभा का यहाँ पे पूरा टाइम रहेगा, ठीक है, 5 साल तक लोकसभा रहेगी। जैसे ही यहाँ पे न्यू लोकसभा यहाँ पे आएगी, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे इलेक्शंस करा देगा लोकसभा की सीट के लिए, सॉरी लोकसभा के स्पीकर की सीट के लिए। तो उसको यहाँ पे आपने सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे प्रोवाइड की है, आपने यहाँ पे जो है आपको अगर यहाँ पे इसको रिमूव करना है स्पीकर को, तो वहाँ पे आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपका रेजोल्यूशन पास होगा। अच्छा, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है कि इफेक्टिवली कितने लोग हैं, मतलब आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ टोटल सीट, मतलब आपकी 50% ऑफ 550 सीट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी है। और इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी कि 550 होंगे, वैसे भी हमें पता है कि 545 होते हैं, है ना, उसमें से भी कुछ सीट्स हो सकता है वहाँ पे खाली हो गई हो। ठीक है, तो इसमें से अगर हम माइनस वैकेंसीज कर देते हैं, अगर वैकेंसीज को यहाँ पे निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 वैकेंसीज थी, तो यहाँ पे आपने माना कितना 540 लोग हैं, तो 540 का 50% जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इफेक्टिव मेजॉरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस इतने लोगों से इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपका जो रेजोल्यूशन है वो पास होना चाहिए। ठीक है, अब आपका क्या है, और मैम उसको फिर से बताते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी का जो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, देखो इफेक्टिव मेजॉरिटी आपकी क्या होती है कि इफेक्टिवली कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि 50% ऑफ कितने आपकी टोटल सीट्स जो हैं, ठीक है, जैसे टोटल सीट्स आपकी कितनी होती है, अब आपने एंग्लो इंडियन की माइनस कर दी तो कितनी होंगी, 550 होंगी लोकसभा में सीट्स। ठीक है, तो इसका अगर आप 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 225। तो 225 जो हो गई ये आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गई। ठीक है, अब इफेक्टिव की बात हम ये करेंगे, तो इफेक्टिव की बात हम जब करेंगे तो यहाँ पे आप वैकेंसीज को माइनस कर दोगे, ज़रूरी थोड़ी है अभी भी 550 मेंबर्स हो। ठीक है, 545 है, और 545 में से भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 2-3 सीट्स और खाली हों। तो अगर हमने माना कि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके 10 मेंबर्स कम हैं, तो 10 मेंबर जब कम हो जाएंगे तो आपकी कितनी सीट्स बचेंगी, 540 सीट्स बचेंगी। तो ये जो इफेक्टिवली आपकी सीट्स जितनी हैं वैकेंसी माइनस करके, उसका मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसका अगर आप 50% निकालोगे 540 का, तब वो आपकी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव मेजॉरिटी कहलाएगी। तो इस इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपको जो ये रेजोल्यूशन है
ये पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये इस यहाँ पे रेजोल्यूशन जब एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका मोशन पास होगा, उसमें आपको एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो यहाँ पे एक तरीके का थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है इनका कि भाई ऐसे नहीं कि आपने इनको हवा में रिमूव कर दिया, इसमें आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। याद रखना इफेक्टिव मेजोरिटी है, ठीक है। अब देखो सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सैलरी जो है इसकी फिक्स्ड है। कौन फिक्स करता है यहाँ पे? पार्लियामेंट फिक्स करता है, ठीक है। और हमें पता है कहाँ से चार्ज अपॉन होती है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो भी काम करेगा अपने हाउस में, स्पीकर जो भी काम करेगा, यहाँ पे इसको आप क्रिटिसाइज यस नहीं मैम। कर सकते हो। हाँ, इसको आप स्पीकर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। आप पता चले आप उसको अब अगर स्पीकर आपको डांट देगा, ठीक है, तो अगर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ठीक है मेरे को ओम बिरला ने यहाँ पे क्यों डांट दिया। तो ये जो है उसको यहाँ पे उसका जो यहाँ पे वर्क और कंडक्ट है उसको यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट यहाँ पे सब्सटैंटिव मोशन पास होगा तब यहाँ पे वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसकी पावर उसको पता है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे ये बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, अब ये अलग से ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पे जो जैसे जिस तरीके से भी यहाँ पे वो अपना बिजनेस कंडक्ट करेगा, यहाँ पे कोर्ट में वो क्वेश्चनेबल नहीं है। अब यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि भाई तुम यहाँ पे तुमने इतने लोगों को बाहर क्यों निकाल दिया, तुमने इतने लोगों को सस्पेंड क्यों कर दिया। उसको जैसे भी यहाँ पे डिसिप्लिन बनाने की उसे ज़रूरत पड़ेगी वो वैसे डिसिप्लिन बनाएगा। यहाँ पे कोर्ट में ये क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता है। अब पता चले यहाँ पे कोई एमपी है, वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे बोलने की परमिशन नहीं दी, तो स्पीकर जो है वही तो अलाउ करता है बोलने के लिए कि आपको सुनाई दे रहा है आपको या डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से? मैम क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो जो स्पीकर ने अब मान लो किसी एमपी को यहाँ पे बोलने की अनुमति नहीं दी, उसको लगा कि भाई यहाँ पे अभी हमारा काम होना है, बिल का काम होना है, यहाँ पे रीडिंग होनी है, और तो उसने यहाँ पे अनुमति नहीं दी। अब पता चले वो एमपी बोला यहाँ पे कोर्ट में जाके कि भाई मेरा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई यहाँ पे इसका वो नहीं रहता है, जैसे एमपी चाहे वैसे वो जैसे स्पीकर चाहे वो कंडक्ट कर सकता है बिजनेस, और यहाँ पे क्वेश्चनेबल नहीं रहेगा कोर्ट में कि आप इस तरीके से क्यों आपने किया, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस की अगर हम बात करें, तो ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस में आपका जो ऑर्डर रहेगा इसका, ठीक है, हायरार्की में 6th रहेगा। किसके साथ इक्वल रहेगा? यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, हमने देखा था यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ में जब भी कोई जो एमपी है वो अपना पार्टी से रिजाइन करता है, मैम तो थोड़ी थोड़ी आ रही है बैकग्राउंड से साउंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मे भी नहीं आ रही होगी, आ रही है अभी? नो मैम अभी ठीक है। है ना, ठीक है। चलो अब हम अगर बात करें, अब देखो ये क्या है, स्पीकर जो है आपका, हमें पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ आपका क्या होता था, वहाँ पे जब आपका एमपी है वो अपनी अपनी पार्टी को छोड़ देता था, डिफेक्ट कर जाता था, तो उसकी जो एमपी की सीट होती थी लोकसभा से या राज्यसभा से वो चली जाती थी, है ना, डिस्क्वालीफाई हो जाता था। लेकिन स्पीकर भी तो रिजाइन करता है, ऐसा कुछ यहाँ पे फाउंडेशन नहीं है उसको कि तुम्हें रिजाइन ही करना है, लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए स्पीकर जो है यहाँ पे रिजाइन करता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ओम बिरला आपके बनेंगे, तो वो यहाँ पे अगर बीजेपी के थे तो बीजेपी से रिजाइन कर देंगे, ठीक है, कि ताकि वो अपनी जो अपना पोस्ट है वो न्यूट्रली निभा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी सीट जो है एमपी की वो नहीं जाती है, ठीक है। और जब जैसे ही वो यहाँ पे पूरा उनका ये पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है तो ही कैन रीजॉइन द पार्टी। तो इसमें यहाँ पे ये नहीं होता है कि वो डिफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को की न्यूट्रलिटी बनाने के लिए रिजाइन कर रहे हैं, पर्पस अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेक्शन लागू नहीं होगा, ओके। और ब्रिटेन में यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका Yes. स्पीकर, ब्रिटेन में आपका क्या होता है कि जो स्पीकर होता है ना वो आपका होता है नॉन पार्टी मेंबर, मतलब वो किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है।
और इंडिया में वो ऑब्वियसली पार्टी से एसोसिएटेड होता है, लेकिन एज अ कन्वेंशन वो यहाँ पे जो है पार्टी से रिजाइन कर देता है, बाद में वो भले ही ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, कोई कुछ कह रहा था? नो मैम। ओके, ठीक है। चलो अब डेप्यूटी स्पीकर की अगर हम बात करें, डेप्यूटी स्पीकर जो है यहाँ पे वो यूजुअली जब तक लोकसभा आपकी रहती है तब तक उसका भी यहाँ पे कार्यकाल चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीकर जो है, ये पहली बात तो यहाँ पे इलेक्शन जब स्पीकर यहाँ पे अपॉइंट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे स्पीकर क्या करता है, यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की यहाँ पे डेट अनाउंस करता है। ठीक है, फिर अब ये क्या करेंगे, अब ये डेप्यूटी स्पीकर की स्थापना करेंगे। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे सीट इसकी वैकेंट हो जाती है, यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर जो है वो यहाँ पे नहीं रहा, तो यहाँ पे जो लोकसभा है वो दूसरा डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी सीट पे वैकेंसी जब हो सकती है, इसकी सीट पे वैकेंसी किस तरीके से हो सकती है, या तो देखो उसने एमपी वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया है ना, एमपी नहीं रहा, फिर या फिर उसने रिजिग्नेशन दे दिया है। डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन किसको देगा, यहाँ पे स्पीकर जो होगा उसको यहाँ पे रेजिग्नेशन देगा अपना, प्लस यहाँ पे ये रिमूव हो गया है बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, 14 दिन की नोटिस के बाद। तो यहाँ पे देखो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी है, यहाँ पे ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इनका जो है रिमूवल होगा, और वहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी से हो रहा था स्पीकर का रिमूवल, प्लस वहाँ पे एक मोशन की ज़रूरत थी। ठीक है, अच्छा अब ये जो है, अब आपको इसका नाम समझ आ रहा होगा कि ये डेप्यूटी स्पीकर है, तो क्या ये डेप्यूटी है, क्या ये लोअर रैंक पे है? तो देखो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस की बात करें, अगर आप रैंक्स की बात करो तो वो ऑब्वियसली कहीं 14-15 रैंक पे आता है, लेकिन अगर आप हाउस की बात करो तो जब ये स्पीकर की सीट पे बैठेगा तो ये कहीं भी कम नहीं होता है, ये एकदम कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं होता है, ये इक्वल का ऑफिस होता है, एकदम सेम ड्यूटीज डिस्चार्ज करेगा जैसे स्पीकर करता है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछता है कि इज इट अ सबऑर्डिनेट ऑफिस टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर, तो इट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज की बात करते हैं। स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पे क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पे जब भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी है वह आता है, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर के पास एक प्रिविलेज होता है कि अगर ये यहाँ पे मेंबर बन गया, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है ना, पार्लियामेंट्री कमिटीज में अगर डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे बन गया मेंबर, तो ये ऑटोमेटिकली उस कमिटी का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, उसका चेयरमैन बन जाएगा। फिर इसकी वोटिंग पावर कैसी होती है, देखो वोटिंग पावर कैसी होती है, आपका नॉर्मली तो फंक्शन कौन करता है, स्पीकर फंक्शन करता है ना हाउस में, तो नॉर्मली स्पीकर फंक्शन करेगा, तो ये भी तो बंदा कहीं ना कहीं होगा, डेप्यूटी स्पीकर जो है आपका एमपी की तरह बैठा होगा नॉर्मल सीट पे, है ना। तो जब स्पीकर नॉर्मली फंक्शन कर रहा होगा और जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है वो आपका नीचे सदन में बैठा होगा एज एन एमपी, तो उसकी जो वोटिंग पावर रहेगी वो कैसी रहेगी, ऑर्डिनरी रहेगी, वो एज ए एमपी वोट करेगा। लेकिन जब यहाँ पे स्पीकर नहीं है और आपका डेप्यूटी स्पीकर जो है वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है स्पीकर की, तो वो कैसे वोट करेगा, तो वो जैसे स्पीकर वोट करता है, कास्टिंग वोट डालता है ना स्पीकर, वो उसी प्रकार से वोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्विच रहता है, जैसे जैसे स्पीकर की अवेलेबिलिटी होती है वैसे वैसे यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर जो है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और यहाँ पे प्रावधान है, आर्टिकल अगर हम देखेंगे 19, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है वो अगर आप हमने देखा था ना इसका रिमूवल का रेजोल्यूशन, स्पीकर को आपको रिमूव करना हो वो वाला रेजोल्यूशन, और आपको डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना हो वो वाला रेजोल्यूशन, तो इन केस आपको इन दोनों को रिमूव करना है। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर के केस में क्या होगा कि वो उस सदन को उस टाइम प्रिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, जब उसका वो रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो जो डेप्यूटी स्पीकर है वो उसको प्रिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, और
सेम केस लागू होगा आपका जब स्पीकर को रिमूव करने की बात हो रही होगी, तो वो वहाँ पे प्रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे ये जो है दोनों प्रेजेंट रहेंगे, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया डिफरेंस कि प्रिसाइड कोई नहीं करेगा। ऑब्वियसली आपको निकालने की बात हो रही है, न्यूट्रली अगर लॉजिकली सोचो, आपको निकालने की बात हो रही है और आप ही सेशन को प्रिसाइड कर रहे हो, तो ये आप लॉजिक से याद रख सकते हो कि जब यहाँ पे इनको रिमूव करने की बात चल रही है तो ये लोग यहाँ पे प्रिसाइड नहीं कर सकते, कोई और बंदा यहाँ पे प्रिसाइड करेगा। ठीक है, सैलरी इसकी भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है डेप्यूटी स्पीकर की, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कि यहाँ पे हिस्टोरिकली कैसे यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर वगैरह आए हैं। तो देखो यहाँ पे जो डेप्यूटी स्पीकर है आपका इन जनरल क्या होता है, वो ऑपोजिशन पार्टी का लिया जाता है, ठीक है। अभी डेप्यूटी स्पीकर कौन है? याद है किसी को डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंटली कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे तो हाँ, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा उनका, जो चश्मा लगाते हैं। वो तो अपोजिशन के है ना लीडर। अरे मैं डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रही हूँ, ऑपोजिशन की कैसे आ गई बात? लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं मैम, वही शिवम को बोल रहा था। अच्छा, ठीक है, मैं डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो जो आपका स्पीकर रहता है वो ज़्यादातर इलेक्ट होके, देखो दोनों इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। स्पीकर जो है अगर इलेक्ट होके आ रहा है तो यहाँ पे अगर बीजेपी की स्ट्रेंथ है हाउस में, तो इन जनरल क्या होगा, बीजेपी का ही बंदा सिलेक्ट होके जाएगा स्पीकर की सीट पे। ओम बिरला जो होंगे उन्हीं को तो सिलेक्ट करेंगे बीजेपी से, क्या वो कांग्रेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे? ऐसे थोड़ी होगा, है ना। अगर आपको बिल पास कराने हैं, आप स्पीकर को पास यहाँ पे स्पीकर के पास पावर दे रहे हो, तो आप अपना ही बंदा सिलेक्ट करोगे, है ना। तो उसी पार्टी से रहता है। लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर है वो ज़्यादातर इन लोगों ने ऑपोजिशन पार्टी से रखते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी का जो है वो यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर रहता है। अच्छा, ये कहीं मेंशन नहीं है ना, ये कहीं रूल है कि भाई ऑपोजिशन पार्टी से रहना चाहिए आपका डेप्यूटी स्पीकर। ये बाय कन्वेंशन फॉलो करा जाता है कि ठीक है, ये इतना तो हम कर ही सकते हैं थोड़ा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, कि ऑपोजिशन से आप अपना डेप्यूटी स्पीकर बनवा दो, ठीक है। तो कांग्रेस से रहेगा या जो भी यहाँ पे पार्टी रहेगी ऑपोजिशन वाली, तो वहां से यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर को चुनेंगे। कहीं मेंशन नहीं है, बाय कन्वेंशन होता है। ओके, ठीक है। फिर हम अगर बात करें कि इन दोनों के ऑफिसेस कहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, तो इसका देखो ऑफिस जो है यहाँ पे आया था 1921 में। 1921 के बाद आप उससे पहले आपका कौन सा एक्ट आया था? यहाँ पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसमें आपका जो ये ऑफिस ऑफ स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो देखो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम जो स्पीकर होता था ना, स्पीकर की पोस्ट नहीं होती थी वहाँ पे, प्रेसिडेंट की पोस्ट होती थी, प्लस वहाँ पे डेप्यूटी प्रेसिडेंट की पोस्ट होती थी, और वो सिमिलर होती थी आज के डेप्यूटी स्पीकर से, ठीक है। ये जो पूरा जो सिस्टम था स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वाला, ये चला आपका 1947 तक, जब तक हमारी आज़ादी हमें नहीं मिली, ठीक है। और उसमें भी अगर हम बात करें कि यहाँ पे 1921 की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें कौन आया था, तो ये जो फर्स्ट स्पीकर आया था, ये देखो इसी में 1921 में ही तो हमारा ये ऑफिस आ रहा है एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ पे पहला जो बंदा चुन के आया था एज अ स्पीकर, ये थे फ्रेडरिक वाइट। याद रखना, कभी पूछ ले क्वेश्चन में ये। और जो आपके डेप्यूटी स्पीकर थे, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर माने यहाँ पे अभी ऑफिस का नाम क्या चल रहा है 47 तक, यहाँ पे डेप्यूटी प्रेसिडेंट चल रहा है, ठीक है। तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे आपके कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उस टाइम के ये गवर्नर जनरल जो था वो अपॉइंट करता था, ठीक है। और 1925 में यहाँ पे आपके जो विट्ठल भाई पटेल थे, ये फर्स्ट इंडियन बने थे, प्लस ये फर्स्ट इलेक्टेड थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट आपके सबसे पहले कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल 1925 में, ठीक है। फिर आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आता है, उसके अंदर थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर जो है वो चेंज कर देते हैं। डेप्यूटी स्पीकर को क्या बोलने लगते हैं? मैम अभी कौन है डिप्टी स्पीकर? मुझे याद नहीं आ रहा, गूगल करो, चश्मे वाले हैं उनका एकदम नाम मेरे दिमाग से निकल गया। थम्बे दुरई। नहीं,
याद नहीं आ रहा मुझे, उसको गूगल कर लो, गूगल कर सकते मैम हो। गूगल पे तो नहीं दिखा रहा है उसमें मैम, वैकेंट दिखा रहा है। हाँ तो फिर वेकेंट होगा, उनका सेशन पूरा खत्म हो गया होगा। देख के उसको गूगल कर लेना बाद में, फिलहाल अभी ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, डेप्यूटी स्पीकर की यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर एग्जिस्टेंस में आई, जो प्रेसिडेंट पहले कहलाता था डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ये यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर कहलाने लगा। कहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ये चेंज हो गया। तो उस समय यहाँ पे 35 में कौन बना था डेप्यूटी स्पीकर? अनंत 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 स्वामी अयंगर, ठीक है। और प्रेसिडेंट आपका कौन बने थे? सबसे पहले स्पीकर आपके कौन बने? जीवी मावलंकर, ठीक है। ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है, ठीक है। स्पीकर कौन बने आपके? जीवी मावलंकर। चलो, अब यहाँ पे ये डेप्यूटी स्पीकर के अलावा और स्पीकर के अलावा एक पैनल भी बिठाई जाती है। आप देखते हो ना नीचे, यहाँ पे स्पीकर बैठा होता है, नीचे यहाँ पे 10-15 लोग होते हैं टेबल के पास, यहाँ पे है ना, उसको बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। देखा है आपने? सेशंस देखे हैं लाइव राज्यसभा टीवी पे? तो नीचे नोटिस करना, यहाँ पे टेबल होती है, वहाँ पे अराउंड यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं, वो होते हैं यहाँ पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। तो यस मैम। ये, हाँ, तो ये भी जो है यहाँ पे स्पीकर इनको नॉमिनेट करता है, 10 लोग होते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे, अब इन केस यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो सकता है, अगर यहाँ पे स्पीकर एब्सेंट है, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो यहाँ पे कौन प्रिसाइड करेगा? इन 10 लोगों में से कोई प्रिसाइड करेगा, ठीक है। और इस केस में भी प्रेसिडेंट जो है ये यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। ओके, समझ आ गया इनका? यहाँ पे ये इनका क्या सिग्निफिकेंस है? दोनों, अब भाई अब दोनों की तबीयत खराब हो गई एक साथ, तो यहाँ पे इनमें से जो है वो सेशन प्रिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही 10 चेयरपर्सन्स की बात। इनको क्या बोलते हैं? पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। अच्छा, अब हम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं। तो देखो, प्रोटेम स्पीकर का जो ऑफिस है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। किस किस केस में यहाँ पे मेंशन्ड है? स्पीकर के केस में हमने अभी पढ़ा था ना कि सॉरी, प्रेसिडेंट के केस में हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है, जो एमपीज की ओथ है, वो प्रेसिडेंट कंडक्ट कराएगा, या फिर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर दे। तो वो सीधी सीधी बातें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहीं पे आपको प्रोटेम स्पीकर का रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका स्पीकर है, वो आपकी जो आपका पुराना लोकसभा है उसका सेशन, उसका पूरा यहाँ पे कार्यकाल खत्म हो जाता है, और आपका जो लोकसभा स्पीकर है वो सीट वेकेट कर देता है। उससे पहले, न्यू असेंबली मिलने से पहले, जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर को बता देता है, मतलब प्रोटेम स्पीकर की स्थापना कर देता है कि ठीक है, ये रहेगा मेरा प्रोटेम स्पीकर, जो यहाँ पे अब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का काम देखेगा कुछ टाइम तक के लिए, ठीक है। नए सदन बैठने से पहले प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे अपॉइंट कर देगा, ओके। फिर अब इसके दो काम रहेंगे, मेन इसके दो काम रहेंगे। एक तो देखो, ये ओथ कराएगा सबकी, जो भी सब नए लोग आ रहे हैं, जो जो भी सो जो 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 भी लोग नए लोग एमपीज इलेक्ट होके आएंगे, उन सबकी यहाँ पे ओथ दिलवाएगा एक एक करके, ठीक है। फिर ये यहाँ पे इनेबल करवाएगा कि अब सब मिलके, भाई तुमने सबने ओथ ले ली है, अब तुम यहाँ पे बैठ के अपना एक नया स्पीकर अपॉइंट कर लो, ठीक है। तो इसके दो काम रहेंगे। कई बार ये पूछता है कि उसकी ड्यूटी क्या है प्रोटेम स्पीकर की। तो अब ये यहाँ पे नया स्पीकर आ जाएगा, उसके बाद फिर ये प्रोटेम स्पीकर चला जाएगा, स्पीकर जो है नॉर्मल वाला इलेक्ट होके जो आया है वो दिखेगा कार्यकाल, ठीक है। अब हम ये, चलो ये हमारी बातें हो गई सब स्पीकर की। अब हम चेयरमैन पे आते हैं। चेयरमैन कहाँ होता है? राज्यसभा में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस मैम प्रेसिडेंट, मैम पैनल ऑफ चेयरपर्सन कहाँ से आते हैं? वो हाउस में से ही होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं। जिस हाउस में भी आपको चेयरपर्सन अपॉइंट करने हैं, उसी में से आप 10 लोग जो है स्पीकर नॉमिनेट कर देगा, ठीक है। कोई भी 10 लोग, ठीक है। चलो अब चेयरमैन देखते हैं। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, वो कभी भी अपना वाइस प्रेसिडेंट एज अ वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करता है।
वो या तो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूटी डिस्चार्ज करता है या फिर एज अ चेयरमैन ड्यूटी डिस्चार्ज करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट अलग से अपना उसका कुछ काम नहीं होता, वो इन दोनों ऑफिस को संभालता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है किसका, राज्यसभा का। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रहता है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे, वो बाय डिफॉल्ट बनेगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर वो यहाँ यहाँ पे पर सब सभापति होते हैं। क्या, मैम ये कह सकते हैं ना कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति का जिक्र संविधान में है ना मैम? हाँ हाँ बिल्कुल है ना। और बाय डिफॉल्ट जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपका राज्यसभा का वो बन जाएगा चेयरमैन। अच्छा, जो स्पीकर है, जो हमारा स्पीकर अपॉइंट होके आ रहा था, वो ओथ कैसे लेता है, वो ओथ नॉर्मल एमपी की ओथ लेता है। ठीक है, स्पीकर की अलग से ओथ नहीं होती है, वो अपनी एमपी की तरह ओथ लेता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की अलग से ओथ होती है। ठीक है, तो जो चेयरमैन रहेगा यहाँ पे राज्यसभा का, वो अलग से अपनी वाइस प्रेसिडेंट की ओथ लेगा। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, अब देखो अगर ये क्या करता है, जब ये यहाँ पे प्रेसिडेंट के फंक्शंस यहाँ पे डिस्चार्ज करता है, इन केस अभी जैसे जो प्रेसिडेंट है उसकी सीट खाली है, वो यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो एब्सेंट, यहाँ पे डिस्चार्ज अपनी नहीं कर पा रहा है, एब्सेंट है प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो अपनी चेयरमैन वाली जो ड्यूटी है वो नहीं निभाता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई वो चेयरमैन भी बन जाए और वो प्रेसिडेंट की भी ड्यूटी निभा ले। तो उसकी प्रायोरिटी रहती है, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की निभानी होगी तो प्रेसिडेंट की निभाएगा, तो ये यहाँ पे नहीं निभाएगा। तो यहाँ पे चेयरमैनशिप की ड्यूटी कौन निभा लेगा, जो भी डेप्यूटी चेयरमैन होगा। डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं होगा तो आपका पैनल ऑफ चेयर में से जो लोग रहेंगे उनको यहाँ पे बिठा देंगे, है ना। तो ये ऐसा चलेगा, तो साइमल्टेनियसली ड्यूटी नहीं चलेगी चेयरपर्सन की। ओके, चलो अब इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे डिफरेंस रहता है। अच्छा, चेयरपर्सन आपका कौन था, वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस रहता है कि ये यहाँ पे एमपी नहीं होता है हाउस का। ठीक है, मेंबर नहीं होता है, लेकिन जो आपका स्पीकर होता है वो हाउस का मेंबर होता है, वो एमपी होता है। ठीक है, और ये आपका मेंबर नहीं होता है। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि एमपी की जो सीट है, जब जब भी आप वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हो या प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हो या गवर्नर इलेक्ट होते हो, तो इन तीनों के केस में आपकी जो अपनी एमपी की सीट है, अगर आप एमपी हो तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको वेकेट करनी पड़ेगी, तभी आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेयरपर्सन तो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या यहाँ पे मेंबर रहेगा, उसकी कंडीशन ही यही थी कि आप जब यहाँ पे इलेक्ट हो गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट तो आप मेंबर नहीं हो गए, आपको एज अ एमपी अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म, समझ आ गया ना क्या कह रही हूँ मैं। यस मैम। हम्म, ठीक है, मैं पता है बहुत ही आपको मेन पॉइंट्स पर पढ़ा रही हूँ, और ये मतलब दिस चैप्टर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ पढ़ा रही हूँ। अब आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी मेन पॉइंट्स, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, और जो लोग आज नहीं आए हैं उनका बहुत ही मेजर लॉस है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट यहाँ पे बहुत मेजरली कवर कर दूंगी अभी। ठीक है, और ध्यान से फोकस्ड होके रहना, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, और इसमें भी बहुत बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे ये मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो चेयरमैन रहेगा वो एमपी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि स्पीकर जो है यहाँ पे यहाँ पे वोट कर सकता है। ठीक है, किस केस में वोट कर सकता है, हमने यहाँ पे दो केसेस पढ़े थे। जब यहाँ पे उसका रिमूवल चल रहा है, रिमूवल वाला रेजोल्यूशन चल रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि वो प्रिसाइड नहीं कर सकता यहाँ पे, है ना, उस टाइम उस सेशन को, लेकिन वो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट कर सकता है। ठीक है, देखो दो केसेस थे यहाँ पे, इसको मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी से बताती हूँ।
देखो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जब रिमूवल रेजोल्यूशन चलता है, ठीक है, किसका चल रहा है यहाँ पे, स्पीकर का चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब आपकी सिटिंग यहाँ पे है, सेशन आपका चल रहा है, इसको निकालने की बात हो रही है, रेजोल्यूशन पास होने वाला है, तो यहाँ पे ये प्रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे वोट कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंस पे, ये अपने लिए वोट कर सकता है, ठीक है, इन जनरल। लेकिन स्पीकर के पास क्या फर्स्ट इंस्टेंस वाली पावर होती है, ये सिर्फ यहाँ पे कास्टिंग वोट डालता है ना। ये हमने देखा था कि स्पीकर जो है आपके पास, उसके पास क्या नॉर्मल फर्स्ट इंस्टेंस पे वो वोट करता है, वो नहीं करता है, वो यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो में कास्टिंग वोट ही डालता है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? यस मैम। हाँ, लेकिन ये एक्सेप्शन जो है एक्टिव हो जाता है कब, जब इसको निकालने की बात हो रही होती है, इसके रिमूवल की बात हो रही होती है, तो उस केस में जो स्पीकर है अपने लिए वोट डाल सकता है फर्स्ट इंस्टेंस पे, वहाँ पे कास्टिंग वाला खत्म हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस पे वो एज अ एमपी वोट डाल सकता है। क्यों डाल सकता है बताओ मुझे, कि फर्स्ट इंस्टेंस पे वो क्यों वोट डाल पा रहा है? इससे मैम ताकि अगर एक वोट के जरिए जो का प्रस्ताव हम्म, लाया गया वो खारिज हो सके देखो या वो बच तो बात सके। है ही, लेकिन हमने ये भी देखा था कि जब आपका ये रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो क्या ये प्रिसाइड कर रहा है, ये प्रिसाइड नहीं कर रहा है ना। तो प्रिसाइड जब ये नहीं कर रहा है, तो क्या ये नॉर्मल एमपी नहीं हुआ, नॉर्मल एमपी भी तो हुआ, तो एज अ नॉर्मल एमपी तो वोट कर ही सकता है ना। यस मैम। यस मैम। तो इसीलिए जी। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस पे एज अ एमपी ये वोट डाल पाएगा, ओके। याद रखना ऐसे, अभी कभी भूल जाओ तो इस लॉजिक से याद रख लेना कि वो प्रिसाइड तो नहीं करता है, लेकिन जब वहाँ पे वो नॉर्मल एमपी बन जाएगा, क्योंकि प्रिसाइड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट डाल पाएगा, ठीक है। और वोट डाल पाएगा, प्लस यहाँ पे लेकिन जो आप इसकी बात करते हो, जो आपकी इसकी क्या कहते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को निकालने की बात करते हो, अगर उसके लिए यहाँ पे रिमूवल वाला रेजोल्यूशन चल रहा है, तो वो एज अ एमपी भी वोट नहीं कर पाता। याद रखना दोनों के रिमूवल के केस में, अगर यहाँ पे ये तो आपके स्पीकर की बात हुई, ठीक है, अगर आपका डेप्यूटी स्पीकर है और इसकी रिमूवल की बात चल रही है, तो ये ना तो प्रिसाइड करेगा, ना ये यहाँ पे वोट कर पाएगा, ठीक है। यस मैम। और मैम ये जो निर्णायक मत देना होता है हम्म स्पीकर को जो ये राइट है आर्टिकल 100 के तहत वो। हम्म हम्म हम्म। क्या चीज़, कास्टिंग वोट, अभी नॉर्मल सेशन नहीं चल रहा है ना, इनको निकालने का रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो उस केस पे इनका शिफ्ट हो गया है। अगर स्पीकर को निकालने की बात हो रही नहीं है तो मैम उस, वो निर्णायक मत मैम जब कोई हाँ कास्टिंग वोट, यस हम्म, मैम तो उसमें अगर इक्वल वोट हो जाए तो वो किसी भी पक्ष में चाहे वोट कर सकते हैं हाँ निर्णायक हाँ मत के बिल्कुल तौर पे। बिल्कुल, किसी जैसे भी फिफ्टी पक्ष में फिफ्टी वोट वोट कर हो सकते जाए। हैं। हाँ 50-50 वोट्स हो गए, तो इस केस में वैसे टाई होता नहीं है, बहुत रेयर केस में टाई होगा, लेकिन अगर टाई होता है तो स्पीकर यहाँ पे कास्टिंग वोट डालेगा, ये नॉर्मल सिनारियो में है, फर्स्ट इंस्टेंस पे यहाँ पे नहीं डालेगा किसी बिल के लिए, जब ड्रॉ हो जाता है तब ये डालता है कास्टिंग वोट, ठीक है। यस मैम। चलो, अब हम ये देखते हैं कि ये वाला देखो यहाँ पे, ये जो आपका चेयरमैन है ये वोट नहीं कर सकता, ही कांट वोट बट कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। देखो वोट तो कैसे ही करेगा, ना तो ये यहाँ पे मेंबर ऑफ हाउस है, एमपी तो है नहीं, तो वोट तो कैसे करेगा, वो तो एक्सक्लूसिव पावर है एमपी की, है ना। तो जब आप यहाँ पे मेंबर ही नहीं हो, तो यहाँ पे ना आपके पास कास्टिंग वोट रहेगा ना कोई वोट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ओथ रहेगा, ओथ में डिफरेंस रहेगा, ये जो चेयरमैन रहेगा वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेगा, ठीक है। कौन यहाँ पे करेगा इसकी ओथ, कौन कंडक्ट कराएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट ओथ कंडक्ट कराएगा, ठीक है। और जो आपका स्पीकर है वो एज अ एमपी वोट लेगा। फिर हमने देखा था मनी बिल के केस में स्पीकर जो है वो आपका प्रिसाइड करेगा, और आपका जो चेयरमैन रहेगा, आपका जॉइंट जो आपका चेयरमैन रहेगा राज्यसभा का, वो कभी भी
जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता है। एक बारी को यहाँ पे जो आपका स्पीकर है वो प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो यहाँ पे प्रिसाइड कर सकता है, लेकिन स्पीकर कभी भी नहीं कर सकता, या आपका चेयरमैन कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखना, कभी भी किसी भी केस में चेयरमैन जो है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करेगा। चलो अब दोनों की रिमूवल की बात करें, स्पीकर की रिमूवल की बात करें और यहाँ पे चेयरमैन की रिमूवल की बात करें, तो देखो बहुत डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे जो चेयरमैन रिमूव होगा वो किस तरीके से रिमूव होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी से रिमूव होगा ना, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे हटाया जा रहा है, प्लस यहाँ पे एमपी कैसे हटाया जा रहा है जो यहाँ पे स्पीकर अपॉइंटेड है। तो देखो लोकसभा के केस में जब स्पीकर है उसको आपको निकालना हो तो यहाँ पे पहली बात आप मोशन लेके आ रहे हो, है ना, मोशन हमने लाया था, 50 मेंबर क्या करते हैं मिलके साइन कर देते हैं एक पेपर पे कि भैया हम इसको निकालने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोशन एक्सेप्ट होता है। जब ये एक्सेप्ट हो गया कि ठीक है 50 लोगों ने साइन कर दिया, अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन लाते हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि अब आप इस पर वोटिंग कराओगे। ठीक है, तो मोशन होता है कि आपने साइन करके दे दिया, अब रेजोल्यूशन जो होगा यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, ये हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होगा, चेयरमैन जो होगा वो वाइस प्रेसिडेंट तो होगा। तो देखो इसकी जो यहाँ पे इसकी जो प्रपोजल रहेगा ये यहाँ पे कहाँ इनिशिएट होगा, ये ओनली राज्यसभा में इनिशिएट होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री का, तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ लोकसभा इन्वॉल्व है स्पीकर के केस में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में कौन इन्वॉल्व है, चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन के केस में कौन इन्वॉल्व है, दोनों लोकसभा प्लस यहाँ पे राज्यसभा। लेकिन इनिशिएट ये कहाँ, प्रपोजल कहाँ इनिशिएट हो रहा है, ओनली इन राज्यसभा। ध्यान से सुनना, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चंस बन जाते हैं इनके, वो पूछ लेंगे कि ठीक है प्रपोजल जो है वो लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है, फिर ये पूछ लेंगे कि अच्छा जो यहाँ पे चेयरमैन जो रिमूव होगा राज्यसभा का उसमें सिर्फ राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसीलिए ध्यान से सुनना। तो प्रपोजल तो सिर्फ लोक राज्यसभा में यहाँ पे मूव होगा। 14 दिन का यहाँ पे इसको नोटिस दिया जाएगा बंदे को। ठीक है, 14 दिन का नोटिस आप यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नोटिस देने के बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन मूव होगा। ठीक है, रेजोल्यूशन मूव होगा, यहाँ पे आपको मेजॉरिटी कौन सी चाहिए होगी, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होगी। इफेक्टिव मेजॉरिटी मैंने अभी आपको बताया था कौन सी होती है ना, वैकेंसीज माइनस कर देते हैं, उसका 50% जो है वो आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी देती है। तो ये राज्यसभा में चाहिए होगी वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, फिर ये जब इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तो आपका ये दूसरे हाउस में भेजेंगे, दूसरे हाउस में लोकसभा में भेजेंगे, वहाँ पे आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये तो आपका वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात है। समझ आ गया वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूव होना मतलब चेयरमैन का रिमूव होना। समझ आ यस रहा मैम। है, ठीक है। यस मैम। इसके बाद लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि फिर चीज़ें कंसोलिडेट होंगी थोड़ा सा, और लेक्चर भी दोबारा देख लेना वरना ये सब भूल जाओगे। चलो अब यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव पावर की बात करें तो आपको कौन सा है, मनी बिल के रिगार्डिंग स्पीकर के पास एक्सक्लूसिव पावर है, प्लस यहाँ पे कोई पावर नहीं है चेयरमैन के पास मनी बिल को लेके। प्लस यहाँ पे जो ये रेजिग्नेशन देगा ये किसको देगा, स्पीकर, याद रखना अपने से छोटी पोस्ट को दे, मतलब छोटी पोस्ट तो नहीं लेकिन हाँ डेप्यूटी स्पीकर को यहाँ पे ये रिज़ाइन करता है। ये मत कहना कि भाई यहाँ पे ये सीजीआई को या प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर रहा है, स्पीकर जो है यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा। और वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन मैम देगा, मनी बिल तो केवल और केवल लोकसभा में ही ना पास होता है। हाँ नहीं मनी बिल लोकसभा में क्यों पास होता है, वो जाता तो है ही राज्यसभा में, लेकिन वहाँ पे अगर राज्यसभा में मना कर दिया या फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया तो इट इज़ डीम टू बी पास्ड, वहाँ पे राज्यसभा कुछ कर नहीं पाती है। ठीक है, लोकसभा में माना जाता यस है कि मैम। राज्यसभा ने पास ही कर ये दिया। स्पीक मैम, किसी मनी बिल को मनी बिल घोषित करना ये घोषित स्पीकर करना भी के ऊपर निर्भर करता है। स्पीकर ये करता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा मनी बिल। मनी बिल अब जब आप ओके मैम। सेकेंड हाउस में आप इसको भेजोगे तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो ऑथोराइज करेगा, वो बोलेगा कि भाई ये है मैं आपके पास मनी बिल भेज रहा हूँ राज्यसभा में,
इसको यहाँ पे आप पास कर दो। अगर इन्होंने पास किया तो ठीक, नहीं पास किया तब भी ये पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अब यस ऑर्डर ऑफ मैम। प्रेसिडेंस हमने देखा था। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है स्पीकर का, 6th रैंक रहती है विच इज इक्विवेलेंट टू दी CGI। दोनों की सेम रैंक होती है। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वाइस प्रेसिडेंट का क्या होगा, सेकंड रहेगा। ठीक है, तो चेयरमैन ऑब्वियसली जो राज्यसभा का है वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण काफी ऊपर है प्रेसिडेंस में। चलो अब हम वाइस चेयरमैन की बात कर लेते हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करें तो देखो ये भी जो है, ये जो आपका होगा ये यहाँ पे MP से अपॉइंट होगा। अच्छा, ये अब समझ आया कि देखो ये जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है, वो देखो उसके मेंबर से ही सिलेक्ट करा जाएगा। इसीलिए जब यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होगी तो जॉइंट सिटिंग को क्या आप टेक्निकली या एथिकली आप मान सकते हो कि जो बंदा यहाँ पे मेंबर नहीं है उसी को प्रिसाइड कराओ। तो यहाँ पे जो आपका चेयरमैन है राज्यसभा का, उसको क्यों यहाँ पे नहीं बनाते हैं जॉइंट सिटिंग का यहाँ पे प्रेसिडेंट, क्योंकि भाई वो MP नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जब स्पीकर नहीं होता है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने के लिए तो आप किसके ऊपर आते हो, आप डेप्यूटी चेयरमैन के ऊपर आते हो राज्यसभा में। चेयरमैन वाली जो है वो स्किप हो जाता है क्योंकि जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा का वो MP होता है। ठीक है, समझ आया, लॉजिक भी मैं बता रही हूँ कि क्यों यहाँ पे उसको स्किप कर रहे हैं उसके ऑफिस को, कि वो कभी प्रिसाइड नहीं करेगा जॉइंट सिटिंग को। तो देखो अब ये जो आपका डेप्यूटी चेयरमैन सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे मेंबर्स के अमंगस्ट ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें भी यही रहेगा कि ये भैया ये आपका सीज हो जाएगा या तो इसकी मेंबरशिप, या ये यहाँ पे रिज़ाइन कर दे। रिज़ाइन किसको करेगा, यहाँ पे चेयरमैन को करे। तो आपका जो चेयरमैन रिज़ाइन करता है वो किसको करता है, प्रेसिडेंट को करता है, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन किसको करेगा, चेयरमैन को करेगा। ठीक है, फिर या तो आप इसको रिमूव कर दो डेप्यूटी चेयरमैन को, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। इसमें रेजोल्यूशन पास होगा, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे उसका प्रोसीजर रहेगा जैसे आप MP को रिमूव करते हो। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा ये कब परफॉर्म करेगा, या तो यहाँ पे चेयरमैन की सीट यहाँ पे वेकेंट रहेगी, या फिर यहाँ पे जो आपका चेयरमैन है वो एब्सेंट हो गया, बीमार हो गया। ठीक है, उस केस में जो है आपका डेप्यूटी स्पीकर वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा चेयरमैन की। अब जब यहाँ पे ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेगा तो वो एक आम MP की तरह बिहेव करेगा और वोटिंग करेगा, लेकिन जब वो यहाँ पे ये एब्सेंट हो गया चेयरमैन, तो वो नॉर्मल आपका चेयरमैन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे नॉर्मल भीड़ में है या यहाँ पे सीट पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चेयरमैन एब्सेंट हो गया तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना, और ये इसकी तरह एक्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर चेयरमैन है तो ये यहाँ पे भीड़ में रहेगा और नॉर्मल MP की तरह बिहेव करेगा डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, सेम इसी इसमें भी यहाँ पे आपका चेयरपर्सन का पैनल रहेगा जैसे आपका लोकसभा में रहता है सेम। इसका हेड कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो पूरे सेक्रेटेरिएट को हेड करता है, प्लस ये यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक का होता है। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया। मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी। हाँ, मैम क्या वॉइस कह रहे ब्रेक हो, हो रही थी आपकी। अच्छा तो कुछ समझ नहीं आया क्या, मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। अच्छा कहाँ से हुई, कुछ बताना है, मैं बता दो। साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या कह रहे हो, मैम वो डिस्टर्बेंस आ रही आप है। बैकग्राउंड फिर से साउंड बहुत रिपीट ज्यादा आ रहा है। एक बार फिर से बता देना वो सेक्रेटरी जनरल का, सेक्रेटरी जनरल का। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल का, अच्छा ये बताओ अभी आवाज आ रही है मेरी, यस मैम अभी तो आ रही है। मैं यार रिफ्रेश करूँ, रुको 2 मिनट, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे लीडर्स पार्लियामेंट में कौन होते हैं। तो लीडर अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है,
तो वो देखते हैं कौन होते हैं। देखो अब हम पहले सबसे एक-एक करके पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? उसमें लक्ष्मीकांत में बहुत सारी थ्योरी है, इसमें मैं थोड़ा-सा क्लैरिटी से बताती हूँ उसमें। देखो पहले हम लोकसभा पे चलते हैं। लोकसभा में आपका जो लीडर ऑफ हाउस होता है, वो कौन होता है? वो पीएम होता है, ठीक है? और ये किस केस में होता है पीएम? अगर पीएम जो है वो लोकसभा की सीट से इलेक्ट हुआ है, ठीक है? वैसे देखो पीएम के पास है ऑप्शन कि वो राज्यसभा की सीट से भी हो सकता है। ऐसा कुछ हमारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा उसको बांध नहीं रखा है। वो चाहे लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, वो चाहे राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। अगर इन केस वो यहाँ पे लोकसभा का मेंबर है, तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस बन जाता है। कौन? आपका पीएम, ठीक है? और उसके पास एक और भी ऑप्शन है कि वो किसी और को भी यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है? अच्छा, और यूएस में इस पोस्ट को क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी लीडर बोलते हैं, ठीक है? यूएस में जो आपका लीडर ऑफ हाउस है वो यहाँ पे मेजॉरिटी लीडर कहलाता है। ओके, चलो अब अगर हम यहाँ पे बात करें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, किसमें? लोकसभा में, ठीक है? तो लोकसभा में जो आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहता है, ये आपकी लार्जेस्ट जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है उसमें से चुना जाता है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया है लार्जेस्ट आपका ऑपोजिशन पार्टी के लिए कि इनके पास एटलीस्ट 10 सीट्स जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है? अगर यहाँ पे आपकी 10% सीट्स आपकी पार्टी की होनी चाहिए, ठीक है? और जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें, मेरे ख्याल से उनकी प्रेजेंटली यहाँ पे थी शायद 52 सीट्स, ठीक है? आपको कितनी होनी चाहिए थी? आपको उससे पता नहीं 45 है या 50 है, पता नहीं कितनी है, कम है उनकी, 2-3 सीट्स कम है। तो वहाँ पे जो है आपका ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हो आप। ये जो क्राइटेरिया रहता है ऑपोजिशन वाली पार्टी का कि ये जो आप इलेक्ट करोगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो वो पूरा नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास 10% सीट्स नहीं है टोटल स्ट्रेंथ की, ठीक है? तो यहाँ पे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा वो ऑपोजिशन पार्टी से रहेगा, ठीक है? फिलहाल अभी कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है लोकसभा में, ठीक है? वेकेंट है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है? और ये भी आपका कैबिनेट रैंक पे रहेगा, जो आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा। देख आपको पता भी है कि जो आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कितनी सारी कमिटीज़ में रहता है, जो अपॉइंटमेंट कमिटीज़ रहती हैं, आप बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हो, तो वहाँ पे कितने सारे ऑफिसेज़ में यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रखा जाता है, जो ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे यस मैम, अभी तक तो जो थे ना मैम, वो गुलाम नबी आजाद थे ना? गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो राज्यसभा से थे। मैम, तो मैम ठीक कौन है, था अभी विपक्ष का चेहरा, मतलब? विपक्ष का कोई भी नहीं था। अभी ये 10% सीट ही नहीं है ना लोकसभा में इन लोग के पास। अभी नहीं मैम, टेम्पररीली उसके पहले। टेम्पररीली अधीर रंजन चौधरी या मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए बोला जाता है कि वो हैं, लेकिन वैसे वो है नहीं। जो आपका मैम वो तो राज्यसभा से है ना। जो आपका ये क्या कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, वो अब पहले वो मतलब मैं वही कह रही हूँ, ऑफिशियली कोई यहाँ पे अलॉटेड नहीं है, वेकेंट है सीट लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। लोकसभा की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में है इनके पास 10% सीटें, तो वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो प्रेजेंटली हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है? और लीडर ऑफ द हाउस मेरे ख्याल से पीयूष गोयल है। राज्यसभा की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो देखो दोनों हाउस में लीडर यस ऑफ मैम। हाउस रहेगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा, अलग अलग रहेंगे, लोकसभा में भी रहेंगे, राज्यसभा में भी रहेंगे। क्राइटेरिया 10% का रहेगा, जो भी ऑपोजिशन पार्टी रहेगी उसकी 10% सीट्स होनी चाहिए उस सदन में। फिर हम यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस की बात करते हैं, यहाँ राज्यसभा की, तो यहाँ पे ये प्लस एक तो मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है? मिनिस्टर होने के साथ साथ ये यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, प्लस यहाँ ये नॉमिनेट करा जाना चाहिए किसके थ्रू? यहाँ पे पीएम जो है मोदी जी जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे, ठीक है? ये जो पुराना है अभी पीयूष गोयल है लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेम रहेगी जो यहाँ पे आपकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की रहेगी लोकसभा में। तो सेम आपको 10% सीट चाहिए होंगी, कहाँ पे? राज्यसभा में। तो ये यहाँ पे पहले तो नबी आज़ाद जो थे वो पहले थे, लेकिन अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है? अच्छा, अब कई बार यहाँ पे पूछा जाता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो किस तरह की सीट है, मतलब ये यहाँ पे स्टैट्यूटरी है, ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है दोनों हाउस का, चाहे यहाँ पे हम बात करें लोकसभा की, चाहे हम बात करें राज्यसभा की, ये यहाँ पे इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे रखा है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन का मतलब कि यहाँ पे बाय लॉ
इन्होंने डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे प्रोविजन है बाय लॉ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। सब आज इतना लेट आ रहे हो ना, तुम सब ने क्लास छोड़ी है आज? नहीं मैम, मैं तो इसलिए लेट आया था कि मैम वैसे स्टार्ट कब से हुई थी? क्लास स्टार्ट हुई है 7 बजे से। अब बेचारे थोड़ा काम था। मैम ठीक है 7 से चलो 8 मैम मेरी सबको क्लास फाइन कीजिए। सर 7 से 8 सर के क्लास फंक्शन में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब देखो कितना सारा छूट गया है। चलो रिकॉर्डिंग वो देख लेना, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने में वो फील नहीं आती है जो आप मैं लाइव आप पूछ सकते हो। बिल्कुल मैम, पर मैम मेरी क्लास है, मुझे फाइन नहीं लगना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये बस इससे इतना ये होगा कि आप लक्ष्मीकांत में जब पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेगी लक्ष्मीकांत, ठीक है। ऐसे जब पहली बारी हम थोड़ा समझ लेते हैं ना तो ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली जो पोस्ट है, यहाँ पे इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल रखा है, ठीक है। कौन से, यहाँ पे 1977 का एक्ट है, तो ये दोनों पोस्ट आपकी स्टैट्यूटरी है। और प्लस आपकी जो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा दोनों की, ये यहाँ पे आपकी रूल बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। रूल बुक ऑफ लोकसभा एंड रूल बुक ऑफ राज्यसभा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका लीडर ऑफ हाउस है ये रूल बुक में मेंशन्ड है, और आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो आपका कहाँ मेंशन है, एक्ट में मेंशन है, पार्लियामेंट्री एक्ट में मेंशन है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन में एलिमिनेट करना है आराम से स्टेटमेंट, ठीक है। यस मैम। ओके, चलो हम विप की बात करते हैं कि विप आपने सुना होगा कि विप क्या होता है। विप, तो देखो विप जो होता है आपका, विप जो होता है पार्टी को, पार्टी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विप। तो उसके लिए एक ऑफिशियल भी होता है जो यहाँ पे सबको कम्युनिकेट करेगा, तो वो जो ऑफिशियल है उसको भी विप बोलते हैं। प्लस यहाँ पे पार्टी की जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको भी यहाँ पे विप बोला जाता है, ठीक है। तो देखो अगर हम विप की बात करें तो विप जो है आपकी, पहली बात कहाँ पे मेंशन्ड है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ये रूल बुक में मिलती है, ना ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, ना ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है। ये तीनों में से शायद कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, बस अपना पार्टी अपनी कन्वीनियंस के लिए विप जारी करती है, ठीक है। अब देखो 3 टाइप की विप होती हैं। पहला 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप, ठीक है। देखो 1 लाइन विप जो है आपका, वो किस लिए होती है कि आपको सदन में प्रेजेंट रहना है। जब यहाँ पे बीजेपी बोलेगी अपने एमपीज को कि भाई आप सबको बताओ, अब हमारे एमपीज को, कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना है, ठीक है, इस सदन में कल, तो वो आपकी फर्स्ट लाइन विप जारी करते हैं। सेकेंड लाइन विप जो है आपकी, वो बताते हैं कि ठीक है यहाँ पे वोटिंग होनी है, वोटिंग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो विप रहती है थर्ड लाइन विप, ठीक है। थर्ड लाइन विप के उस पे मेरी थर्ड लाइन विप के बेसिस पे ही आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू हो सकता है। जैसे यहाँ पे थर्ड लाइन में होता क्या है, थर्ड लाइन में ये होता है कि आपकी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, ठीक है। पार्टी आपको बताएगी कि भाई आपको यहाँ पे फार्म बिल के अगेंस्ट वोट करना है या आपको यहाँ पे फॉर वोट करना है। तो अगर आपने इसके खिलाफ, जैसे आपको पार्टी ने थर्ड लाइन विप में बताया है, अगर पार्टी ने बोला यहाँ पे कि अगेंस्ट करना है तो आपको अगेंस्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लग जाएगा और आपकी एमपी की सीट चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो आपके आते हैं थर्ड लाइन विप में। और ये ऑफिस जो है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये वाले भी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जो ऑफिस है वो बोल देंगे कि ये जो है रूल बुक में मेंशन्ड है, तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में भी नहीं है, कोई भी लॉ वगैरह कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब ये जो है विप जो है, एक बारी मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें उन्होंने यहाँ पे पूछ रखा था कि जो विप है वो यहाँ पे नेशनल पार्टीज के ओनली होते हैं। तो विप ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना विप हो सकता है, ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होता है ना, आपको इंस्ट्रक्शंस तो देने पड़ेंगे अपने लोगों को। तो एक एक टाइप का मॉनिटर होता है ये, ठीक है, कि टीचर आके बोलती है कि भाई मॉनिटर को आप कि आपको ना क्लास में आपको पूरा डिसिप्लिन कायम करना पड़ेगा। तो पार्टी डिसिप्लिन जो बंदा देखता है या इंस्ट्रक्शंस जो वो देता है उसको विप बोलते हैं, ठीक है। विप समझ आ गया? तो किसी भी पार्टी का अपना एक विप होगा।
जैसे पहले बीजेपी जो यहाँ पे अनुराग ठाकुर थे, वो यहाँ पे व्हिप हुआ करते थे बीजेपी के, तो उन्होंने उसी टाइम पे वो काफ़ी फेमस हुए कि जब यहाँ पे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने होते थे, तो उसी दौरान जो है उन्होंने अपना काफ़ी इमेज बनाया और फिर यहाँ पे उनको स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, चलो, थक गए हो? मैम एक क्वेश्चन है। हम्म। मैम ये जो 9 बजे तक थर्ड है वैसे लाइन क्लास, ठीक है? हाँ, थर्ड लाइन व्हिप क्या? थर्ड लाइन विप होती है, उसमें जो मतलब जो भी विप लीडर जो भी होता है वो सबको मतलब बताता है कि आपको इस तरीके से करना है, तो वो उस बिल्कुल। पे सबकी कंसेंट लेता है या फिर वो सिर्फ नहीं, नहीं, ऑर्डर नहीं, करता नहीं, है? वो सिर्फ़ ऑर्डर करता है, वो बस बताता है। आपको लगता है ये सारे एमपीज़ इतने पढ़े लिखे हैं और ये अपने आप से करेंगे? इनको बताया जाता है कि भई ऐसे बटन दबाना है, तुम सिर्फ़ यहाँ पे बटन दबा देना, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? हरा बटन दबाना है कि लाल बटन दबाना है, ठीक है? तो बस ये जो इंस्ट्रक्शंस आएँगे, ये व्हिप लेके आएगा, मॉनिटर लेके आएगा कि भई ऐसे-ऐसे वोट करना है, कल वोटिंग यहाँ पे पड़नी है और आपको ऐसे वोट करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो इंस्ट्रक्शंस मैम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो व्हिप कर रहा है। मैम मैम अब हरे लाल बटन का जिक्र किया तो मैम उस तीसरे बटन का भी जिक्र कर दें और बता दें, कौन मैं थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। नहीं, नहीं, मुझे वैसे याद नहीं है, मैंने ऐसे ही देखा है वहाँ पे, मतलब जब मैं सेशन देखती हूँ तो मैम उसमें होता है ना रेड, हरा लाल बटन। यस मैम, और एक और बटन भी तो होता है ना मैम, कौन-सा? जिस पर बताओ? वो, जैसे कि आप ना तो वोट करना, आप ना वोट देना चाहते हैं और हाँ, तो वो ना उस ही केस ना में आप तो सहमत आप है ना ही एब्सटेन असहमत है, कर यस दें, मैम, आप कुछ नहीं करना चाहते तो ये आप हाँ, सबसे हाँ। नीचे होता है मैम। तो उसमें कुछ भी ना उसके हाँ, हाँ, एग्री है हाँ। ना डिसएग्री उसमें। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो उस वो तब काउंट होता है कि प्रेज़ेंट और वोटिंग वाला हम जो पढ़ते हैं ना कि आपकी जो मेजॉरिटी है यहाँ पे प्रेज़ेंट एंड वोटिंग, तो प्रेज़ेंट और वोटिंग मतलब हाल लाल हरा वाला बटन अगर आप दबा रहे हो, तब वो आपका प्रेज़ेंट एंड वोटिंग में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं दबा रहे हो, तो वहाँ पे प्रेज़ेंट एंड वोटिंग वाला लागू नहीं होगा, ठीक है? जो आप तीसरे बटन की बात कर रहे हो। चलो, अब हम सेशंस यस। देख लेते हैं। सेशंस ये फटाफट ख़त्म करते हैं हम। कितने 20 मिनट बचे हैं। देखो, सेशंस हमें पता है 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। सबसे पहला आपका बजट सेशन होता है। भई पैसे-वैसे तो चाहिए होंगे पूरे साल चलाने के लिए, है ना? फ़ेब में ये शुरू होता है। पहले तो ये लोग कराते थे, अप्रैल में कराते थे। तो अब यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट कर दिया है फ़ेब में, ठीक है? तो फर्स्ट वीक तक ये फ़ेब में बजट वाला सेशन करा देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी कैबिनेट है, ठीक है? मोदी जी और आपके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। ये कहेंगे कि भई अब हमें कराना है बजट सेशन। तो ये पूरा एजेंडा जो है उसको यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे 1 फ़ेब से लेके यहाँ पे 28 फ़ेब तक हमें ये आपका सेशन कराना है। तो ये पूरा यहाँ पे टाइमलाइन बना लेंगे। फिर यहाँ पे अनाउंस करवा देंगे कि ठीक है ये वाला सेशन है, फर्स्ट डे इसका ये रहेगा और आपका चलेगा ये, पूरा से ही डिसाइडेड होता है। ये यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? जो मेन अथॉरिटीज़ होती हैं। फिर यहाँ पे आपका सेशन शुरू हो जाएगा। 3 सेशंस हमने देख लिए। मॉनसून सेशन ऑब्वियसली आपका जुलाई के आस-पास रहेगा, ठीक है? इनके बीच में रहेगा। फिर विंटर आपका ठंड वाले टाइम पे नवंबर-दिसंबर के टाइम रहेगा। 2 यहाँ पे मीटिंग्स रहती हैं। एक सुबह रहती है 11 बजे से, 11 बजे बैठते हैं, फिर बीच में इनका ब्रेक हो जाता है 1 बजे, ठीक है? और फिर यही पोस्ट लंच मिलते हैं। तो 2 मीटिंग्स इनकी रहती हैं इन जनरल यहाँ पे सेशन में, ठीक है? अब क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हुँ, यहीं पे वो जो मीटिंग आपने बताया ना जो बीच में होता है, जो 12 बजे के करीब हाँ, हाँ, होता हाँ। है मैम, यही इसी के बारे में हमने एक बार पढ़ा था ना हाँ, कि हाँ, ज़ीरो इस आवर। ये वाला जो मीटिंग है वो यस मैम ये मेंशन नहीं है। हुँ। हाँ, वो देखेंगे, हम देखेंगे। मैं अभी बताना नहीं चाह रही क्योंकि टाइम उसमें लग जाएगा। तो यस ठीक है, हाँ, बीच में मैं ये कह रही हूँ कि एक आपका इंटरवल से पहले मतलब आपका लंच ब्रेक से पहले होता है एक मीटिंग और एक आपका लंच ब्रेक के बाद होता है। खा पी के आराम से मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गैप आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है जिस गैप को बोलते हैं रिसेस। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम गैप आप अगर जैसे आपने बजट सेशन कंडक्ट किया, अगर आपने फ़ेब में कंडक्ट किया है तो इसके 6 महीने के अंदर आपको जो आपको मॉनसून सेशन है वो आपको बुलाना पड़ेगा। ठीक है? तो मिनिमम अगर आप 6 महीने यहाँ पे मान के चलो तो यहाँ पे 2 सेशन तो मिनिमम आपको कराने ही पड़ेंगे। ठीक है? ये इसका रूल रहता है। आपको 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं करना है, रिसेस आपका नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम गैप है।
प्लस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो कैबिनेट होगी वो पूरा एजेंडा यहाँ पे तैयार करेगी कि कितने से कितने दिन यहाँ पे सेशन चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं पे भी ये नहीं बता रखा है कि बजट सेशन या कोई भी सेशन जो आपका रहेगा हाउस का वो कितने दिन हो। मतलब इन्होंने उस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे छोड़ी है कि आपको अगर 2 दिन का भी सेशन लेना है, अब वो तो आप डिसाइड करोगे ना, आपकी पॉलिसी रहेगी, आपकी गवर्नेंस रहेगी, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे जो पूरा सोल जो यहाँ पे डिसीजन रहता है गवर्नमेंट का रहता है, वो अपना डिसाइड करते हैं कितने दिन में आपको ये सेशन कराना है। चाहे वो 2 दिन का भी रख सकते हैं, लेकिन गैप जो है, गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी है। ठीक है, और सेशन जो है वो कितने भी दिन का हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। ओके, मैम डिफरेंस क्लियर हो गया? जनवरी वैकेंट होता है? नहीं जनवरी वेकेंट क्यों होगा? कभी कभी अगर दिसंबर में तुमने सेशन रख दिया, ठीक है, दिसंबर में सेशन रख दिया, मानो वो अगर जनवरी तक चल रहा है तो वो चल सकता है। इधर फ्लेक्सिबिलिटी है, बस प्रोवाइडेड यहाँ पे 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की छूट है, वो कितने भी टाइम तक का सेशन चला सकते हैं जिस हिसाब से उनको बिल पास करने हैं। अब भाई 10 बिल पास करने हैं उनको, तो उसके लिए थोड़ी वो 6 महीने तक सेशन चला देंगे या 4 महीने सेशन चला देंगे। 10 दिन का हिसाब से वो 15 दिन यहाँ पे सेशन ले लेंगे, है ना। यस मैम। और मैम फिर इसका मतलब कि कोई ये मेंशन नहीं किसी भी किस मंथ में ऐसा सेशन होगा? नहीं, ये यहाँ पे एक अप्रॉक्स टाइम दे रखा है। ये देखो, अब वहाँ पे अप्रैल से इन्होंने फेब में शिफ्ट कर दिया ना, तो ये अप्रॉक्स टाइम इनका दे रखा है कि ठीक है इसके बीच में यहाँ पे है। मतलब ऑब्वियसली कुछ टाइम लाइन तो होगी ना। बजट आपका आप साल के शुरू में ही पास कराओगे, है ना, फेब में ही कराओगे। फिर आपका मॉनसून भी आप ऑब्वियसली, मॉनसून सीजन उसका नाम ये है कि मिड में आप करा रहे हो, और विंटर ऑब्वियसली विंटर सेशन इसलिए क्योंकि आप विंटर्स में करा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि कौन सा किस मंथ में हो रहा है। उसका ये याद रखो कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना सकता, और इसका यहाँ पे जो लिमिट जो टाइम लाइन रहेगी वो कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। ठीक है, अब देखो एडजर्नमेंट की बात करते हैं हम। एडजर्नमेंट क्या होता है? स्थगन मैम। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका सिटिंग, आपका पूरा सेशन शुरू हो गया। सेशन में आपकी सिटिंग शुरू हुई। ठीक है, जैसे अगर आप फर्स्ट सिटिंग ले रहे हो तो ये आप सुबह 11 बजे बैठे हो। ठीक है, 11 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठे हो, बीच में यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे 0 आवर क्वेश्चन आवर वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्पीकर होगा शाम के 5 बजेंगे, या जब भी बीच में उसे लगेगा कि अब भाई यहाँ पे एंड करना है, तो वो क्या करेगा? एडजर्न करेगा। अब एडजर्नमेंट के साथ ये बताएगा कि हाउस इज एडजर्न टिल टुमारो मॉर्निंग। तो वो अगले दिन या फिर जब भी यहाँ पे नेक्स्ट सेशन जब होना, जब नेक्स्ट सिटिंग होनी होगी, वो ये भी बताए कि अब ये जो सिटिंग है वो नेक्स्ट बारी इस डेट को होगी। ठीक है, 10 दिन बाद होगी, 2 दिन बाद होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एडजर्नमेंट में 2 कंडीशंस होती हैं कि एक तो ये टेम्पररी सिटिंग जो है उसको खत्म करती है, प्लस ये बताती है कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो यहाँ पे कब मिलेगी। ठीक है, तो ये तो होता है एडजर्नमेंट। सुप्रीम मैम, सुप्रीम हम्म, क्या? जैसे कोर्ट में तारीख दी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी। कोर्ट में तारीफ, मतलब अब हम बोर हो चुके हैं, हम यहाँ पे हमारा मन भर चुका है। जैसे अब मैं अभी यहाँ पे क्लास खत्म कर दूंगी तो मैं यहाँ पे एडजर्न कर दूंगी क्लास, जो बचेगा कल से देखेंगे। ठीक है, तो यही एडजर्नमेंट है। सस्पेंड कर देते हैं, काम वहीं रुक जाता है, उसके आगे का काम कल से देखेंगे। तो दिस इज एडजर्नमेंट। फिर एक एडजर्नमेंट साइन डाइन होता है, साइन डाई होता है। ये क्या होता है? ये सिटिंग को तो टर्मिनेट करता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताता है। ठीक है, टाइम नहीं बताता है कि अब ये यहाँ पे कब मिलेंगे दोबारा से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये डिसीजन है। अगर अगर यहाँ पे साइन डाई की बात हुई तो यहाँ पे टाइम नहीं बताएंगे ये लोग, ये कहेंगे कि अब हम जा रहे हैं छोड़ के, हम परेशान हो चुके हैं, अब हम नहीं बताएंगे कि हम कब मिल रहे हैं दोबारा। तो वो साइन डाई हो गया। ठीक है, अच्छा, अब प्रोरोगेशन क्या होता है? ये दोनों चीजें कौन करता है? ये दोनों कौन करेगा? ये स्पीकर करेगा। याद रखना, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई कौन करेगा? स्पीकर करेगा या फिर चेयरमैन करेगा। ओके, फिर प्रोरोगेशन यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोरोगेशन जो रहेगा इसका मतलब आपका पूरा सेशन, जैसे पूरा बजट सेशन जब आपका एंड हो जाएगा, आपने इसमें जितनी 15 सिटिंग्स आपने इसमें बनाई थी,
15 दिन की सिटिंग्स बनाई थी, 15 सिटिंग्स जो हैं वो आप जब खत्म हो जाएंगी तो आप क्या करोगे, हाउस को प्रोरोग करोगे। प्रोरोग का मतलब इसको खत्म करना, टर्मिनेट करना, कि अब हम मिलेंगे, अब हमारा मॉनसून सेशन खत्म हो गया, अब हम मिलते हैं ठंड में, विंटर सेशन में मिलेंगे। तो इस सेशन को खत्म करने को क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन। ठीक है, तो प्रोरोगेशन जो है ये कौन करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रोरोगेशन और समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ओके मैम। और मैम ये जो स्थगन है वो स्थगन जो किस पे है, कर चाहे वो करेंगे? साइन डाई हो, चाहे वो यहाँ पे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी वाला साइन एडजर्नमेंट हो, वो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। ओके, ठीक है, चलो अब ये आपका हो गया, यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है। डिसॉल्व कौन करेगा, डिसॉल्व जो जब आपका डिसोल्यूशन होगा, आपकी जो नए इलेक्शंस होने हैं, तो आपको पुरानी लोकसभा तो डिसॉल्व करनी पड़ेगी ना। तो पुरानी लोकसभा को डिसॉल्व जो करेगा, वो पावर जो हाथ में होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अच्छा, क्या यहाँ पे राज्यसभा सब्जेक्टेड है डिसोल्यूशन के लिए, नहीं। राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, वहाँ पे लोगों के टेनियर खत्म होंगे, 6 साल का टेनियर खत्म होगा, जो कि हमें अलग से एक्ट में दे रखा है। तो वहाँ के 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल में रिटायर होते लेंगे, लेकिन हाउस जो है वहाँ पे वो पूरा वैसे की वैसे ही सदन चलेगा। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। ओके, अब लोकसभा जो है ये यहाँ पे सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो एंड ऑफ लाइफ है ये यहाँ पे इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अगर आपने एक बारी मानो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया 2021 में, जब मानो अब उसने यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया हाउस, तो अब ये दोबारा से आप वही एमपीज नहीं ला सकते हो, मतलब दिस इज अ वन वे। अगर डिसॉल्व हो गया तो आपको नया पूरा जो लोकसभा है उसका गठन करना पड़ेगा। दोबारा से सेम आप कहो कि अच्छा चलो दोबारा से हम वही एमपीज आ जाते हैं, नहीं। अगर एक बार ये डिसॉल्व हो गया तो डिसॉल्व हो गया, इट एंड्स। ठीक है, यस मैम, इलेक्ट होके आ सकते हैं, दोबारा इलेक्ट हो अब हाँ आए। बिल्कुल, आप दोबारा से आपको भाई लोगों का इलेक्शन जीतना पड़ेगा, तभी आप आ पाओगे। ओके, और यहाँ पे एक केस में यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है 1 साल की, हमने देखी थी ना कि नेशनल इमरजेंसी के केस में 1 साल जो है लोकसभा एक्सटेंड हो सकती है। प्लस अगर जो आपकी इमरजेंसी है वो खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 6 महीने हो गए उसे खत्म हुए, उसके बाद एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं कि भाई 1 साल के बाद आपने इमरजेंसी भी खत्म कर दी है, वो अनलिमिटेड रहेगी। इमरजेंसी लगी हुई है तो 1 साल तक आप एक्सटेंड कर पाओगे, प्लस इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने के बाद ये दोबारा से जो है ये आपका जो है डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ना है। ये वाला आप लोग को समझ आता है, ये बिल्स वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा बिल जो है लैप्स होता है, कौन सा नहीं होता है, ये मैं ये आपको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी मैम। से बताऊंगी। हम्म, यस मैम, एक ये बहुत लॉजिक इसमें बताऊंगी तो important आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बताऊं ये वाला या कल करना है, थक गए हो तो? है। मैम प्लीज कल कीजिए, आज मैम आंखें कल दुख रही हैं कीजिए। मैम। ठीक है ये ठीक है ना ठीक है, बहुत लैग हो गया। बहुत अच्छा ज्यादा सुनो, स्क्रीन पे रहने लगी है। हाँ हाँ आई नो, बहुत सारे फैक्ट्स हो गए। अच्छा आप लोग बिल्कुल जितना मैंने पढ़ाया है उसको बिल्कुल लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो पूरा भूल जाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, वैसे मैं नहीं बोलती हूँ इतना, लेकिन इसको ज़रूर जाके पढ़ लेना। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी लगेगा, फटाफट एक रीडिंग मार लेना, और डाउट हो तो डाउट मुझसे पूछ ओके लेना। मैम। ठीक है, ओके मैम, जरूर। ओके चलो कल मिलते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। हाँ जी हाँ थैंक जी, यू मैम। बाय ओके मैम। बाय मैम। बाय बाय थैंक बाय, यू। जिसे जाना है वो जा गुड सकते नाइट। हैं।